नमस्कार। आज का टॉपिक है हमारा भारतीय संघ की प्रकृति एवं स्वरूप। कल हमने पढ़ा था संविधान एवं राज्य व्यवस्था, दोनों के अंतर, दोनों में समानताएं और फिर संविधान की समीक्षा के बारे में हमने पढ़ा था कि किस किस तरीके से जो संविधान है हमारा और हमारी जो राज्य व्यवस्था है ये कैसे एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक सैद्धांतिक पक्ष होता है, एक उसका व्यवहारिक पक्ष होता है। कैसे कैसे इनमें सिमिलरिटीज हैं और कैसे कैसे इनमें बेसिक डिफरेंस इनके बीच में है, तो वो हमने कल आपको बताने का प्रयास किया। मेरा पहला जो इसमें जो वीडियो था वो इसी पर बना। और दूसरा टॉपिक, अब जब भारतीय संघ की प्रकृति एवं स्वरूप की बात आती है तो सबसे पहले हम संघ को जाने कि ये संघ है क्या। जब बार बार हम संघ की बात करेंगे तो उसमें संघ का मतलब होता है इसमें केंद्र और राज्य यानी सेंटर और जो स्टेट की जो बात की जाएगी वो यहाँ पर आएगी, तब ये संघ होता है। तभी जब भी ये बात आएगी संघीय विवाद, संघीय ढांचा, संघीय मामला, संघीय कोई भी बात आएगी तो उनमें केंद्र और राज्य के रिलेशंस के बारे में बात की जाती होती है। तो इसी प्रकार से ये हुआ संघ। अब आते हैं कि भारतीय संघ की प्रकृति। प्रकृति किसे कहेंगे? प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव। तो स्वभाव के पीछे किसी का अगर आक्रामक स्वभाव है या किसी का कुछ पॉजिटिव सॉफ्ट स्वभाव है तो उसके पीछे उसका वातावरण होता है। एक लंबा समय जिस वातावरण से गुजर कर कोई आता है तो उसका वैसा ही स्वभाव भी बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो संघ है, भारत का जो संघ है, जो बनाने का जो प्रयास किया संविधानविदों ने, जो व्यवस्था बनी, प्रकृति या नेचर जो इसकी बनाई गई, वो एक लंबा परिणाम है उस वक्त का जब संविधानविद इसको बना रहे थे। किस किस प्रकार से उन्होंने देखा और तमाम संविधान की तरफ देखते हुए फिर अपने संविधान में एक ऐसे संघ की व्यवस्था की जो जिसकी नेचर कैसी नेचर होगी, जिसकी नेचर मध्यम नेचर होती है, मध्यम मार्गीय होती है और वो किस प्रकार से काम करता हुआ होता है। तो नेचर का मतलब होता है वो स्वभाव। तो ऐसे तो नहीं बना। तो भारत का जब संविधानविदों ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने तमाम सारे ही संविधान जो दुनिया भर के संविधान है उनकी तरफ नजर डाला कि किसकी क्या क्या अच्छाइयां हैं, क्या क्या किसके अंदर खामियां हैं। अच्छाइयों को हमने अपनाना है और हमने उसकी खामियों को छोड़ते हुए चलना है। तो इस प्रकार की बात जो जब संविधान का हमारे यहाँ विकास हुआ, ये बातें सारी संविधानविदों के सामने आई तो उन्होंने देखा कि दो प्रकार की विचारधाराएं काम कर रही थी, एकात्मक विचारधारा और एक थी संघात्मक विचारधारा। जहां तक एकात्मक विचारधारा का प्रश्न है तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें केवल प्रांतों का मात्र भौगोलिक अस्तित्व होता है। यहाँ पर कोई डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं होते, लोकतांत्रिक मूल्यों का यहाँ पर अवहेलना होती है, लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित नहीं होते। तो ये थी एकात्मक विचारधारा। एक दूसरी जो संघात्मक विचारधारा थी उसमें क्या था कि एकता और अखंडता थोड़ा सुरक्षित नहीं थी, लेकिन वहां पर क्या था कि जो लोकतांत्रिक मूल्य ज्यादा अच्छे तरीके से स्थापित हो रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि लोकतांत्रिक एक व्यवस्था संघात्मक व्यवस्था, एक व्यवस्था एकात्मक में तो एकता अखंडता तो सुरक्षित है लेकिन डेमोक्रेटिक वैल्यूज स्थापित नहीं हो पाते। लेकिन दूसरे में देखा कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज एस्टैब्लिश हो रहे हैं लेकिन वहां पर एकता और अखंडता सुरक्षित नहीं है। तो दोनों ही विचारधाराओं को भारतीय संविधानविदों ने क्या किया, नकार दिया और उन्होंने एक मध्यम मार्ग को अपनाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हमने डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी चाहिए और एकता और अखंडता भी चाहिए, दोनों ही बातें हम अपने संविधान में लेकर चलेंगे। अर्थात जहां पर एकता और अखंडता और जो लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं इनकी जो बात है तो हमारे संविधानविदों का जो एक विचारधारा थी जो एकता और अखंडता को ज्यादा महत्व दे रही थी वो ही ज्यादा मान्य रही। और उन्होंने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में व्यवस्था संघात्मक रूप से चलेगी
और जब विषम परिस्थितियां होंगी तो उस वक्त जो संघ है हमारा एकात्मक रूप में कार्य करता हुआ आएगा, अर्थात उस वक्त केंद्र मजबूत हो जाएगा, वरना तो आपस में पारस्परिक रूप से चलते हुए जाएंगे। तो भारत ने दोनों ही बातों को, दोनों विचारधाराओं को अलग अलग तो नहीं माना, लेकिन उनके जो अच्छे जो मेरिट्स वाली बातें थी वो इन्होंने रख ली और कहा कि हमारा संविधान होगा जिसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी होंगे, एकता और अखंडता भी होगी। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था को अपनाया जिसे हम क्या कहते हैं, परिसंघ कहते हैं। तो अब परिसंघ में क्या होता है कि केंद्र और राज्यों में केंद्र ज्यादा मजबूत होता है, केंद्र की स्थिति राज्यों से ज्यादा मजबूत होती है। लेकिन अब जैसे अमेरिका में भी परिसंघ है, क्वासी फेडरलिज्म जिसे बोलते हैं, और भारत में भी उसी तरीके से व्यवस्था अपनाई गई। लेकिन हमारे भारत की जो परिसंघीय व्यवस्था बनी, संघीय व्यवस्था जो बनी, और वहां की जो संघीय व्यवस्था में एक बेसिक सा अंतर है। वो क्या है कि जो यूएसए है, यूएसए में ये केंद्र है जिसमें राज्य केंद्र को जन्म देते हैं। इस तरीके की जो व्यवस्था बनती है ये परिसंघीय व्यवस्था है क्वासी। लेकिन भारत में ये केंद्र होता है जो राज्यों को जन्म देता है। ये व्यवस्था है, यहाँ पर राज्य केंद्र को जन्म देते हैं और भारत में केंद्र राज्यों को जन्म देता है। जो आर्टिकल हमारा जो प्रथम जो फर्स्ट जो आर्टिकल है संविधान का कहता है भारत राज्यों का संघ होगा, और तीसरा आर्टिकल कहता है कि भारत में जो संघ है वो राज्यों का निर्माण करने में, एक का दो या दो के तीन एक करने में उसकी निर्णायक भूमिका किसकी होगी, संघ की निर्णायक भूमिका होगी। तो भारत के जो संविधान को कहा गया, जो संघ को जो कहा गया वो ना तो परिसंघ कहा गया और ना ही उसको संघ कहा गया, ना एकात्म कहा गया, बल्कि क्या कहा गया, इसको कहा गया राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ। यानी भारत राज्यों का संघ होगा जो सामान्य परिस्थितियों में केंद्र और राज्य जिसमें मिलकर चल रहे होंगे, और जो विषम परिस्थितियां होंगी तो उसमें केंद्र ज्यादा निर्णायक स्थिति में आ जाता है, ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो केवल जो है ना फॉर्मेशन के आधार पर हमारे और यूएसए के जो संघ में जो है यही एक बेसिक अंतर है कि उनके यहाँ स्टेट, क्योंकि उनके यहाँ जागरूकता ज्यादा थी, लिटरेसी ज्यादा थी, तो उन्होंने के राज्यों मिलके अपना एक मुखिया तैयार किया। और हमारे यहाँ इसलिए वहां पर आज भी 50 स्टेट हैं, और भारत में आज आप देखते हैं कि किस तरीके से स्टेट बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो ये कारण है फॉर्मेशन के आधार पर। तो आर्टिकल 1 कहता है राज्यों का संघ, तो भारत में राज्यों का संघ कहा जाता है। तो भारत में जब राज्यों का संघ कहा गया जिसमें केंद्र शक्तिशाली होगा, आकस्मिक परिस्थितियों में तो पूरा का पूरा केंद्र ही शक्तिशाली होगा, सामान्य परिस्थिति में दोनों मिलकर काम करते होंगे, यानी मध्यम मार्ग को अपनाता हुआ होता है। तो ये जो मध्यम मार्ग होता है, मध्यम मार्ग, तो क्या हुआ फिर भारत के जो संघ है, भारतीय जो संघ है, इसकी जो नेचर है, इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, मध्यम मार्गी। तो इसलिए भारत में मध्यम मार्ग को ही अपनाया गया, ये हर क्षेत्र में अपनाया गया। आपका राज व्यवस्था के क्षेत्र में भी इसको अपनाया, मध्यम मार्ग है। आर्थिक क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि समाजवाद और पूंजीवाद का जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को यहाँ पर अपनाया गया। तो हमारे हर फील्ड में मध्यम मार्गी रूप से, इसलिए जहां पर मध्यम मार्ग होता है वहां पर रिस्क वहन करने की भी ज्यादा क्षमता होती है। मध्यम मार्गी कभी भी, क्योंकि एकांगी वाले जो मार्ग वाले होते हैं उनको ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन ये बीच के रास्ते वाले अपने आप को संभाल कर निकल जाते हैं। तो भारतीय संघ को क्या कहते हैं, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया। आर्टिकल 1 और आर्टिकल 3 इससे जुड़े हुए हैं। तो ये है। तो अब आते ये हो गया भारत में संघ का विकास। फिर आते भारत में संघ के भिन्न स्वरूप।
फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है, जब भी स्वरूप की बात करते हैं तो वहां पर रोल जुड़ जाता है, भूमिका जुड़ जाती है। भूमिका के अनुसार जैसे हर व्यक्ति के साथ जैसे जैसे उसका रोल जुड़ता है तो उसका फॉर्म भी बदल जाता है, उसका स्वरूप बदल जाता है। जैसे एक लड़की होती है, वो अपने घर में लड़की है, फिर जब वो ससुराल में जाती है तो उसके साथ उसका रोल जुड़ जाता है और उसका जो स्वरूप जो आता है, यानी जो उस घर की जो बहू बनती है, तो यानी कि उसका रोल बदल जाता है। होती वही है लेकिन रोल बदला, भूमिका बदली तो उसका स्वरूप भी बदल जाता है। इसी प्रकार से जो केंद्र और राज्यों के जो रिलेशन है, इनका जो बिहेवियर है, ये जैसे जैसे बदलता है उसी प्रकार का स्वरूप भी सामने आ जाता है। तो इसमें जब एकात्मक, इसमें जब आते हैं संघ के भिन्न स्वरूप में, तो जैसे पहला आता था सहकारिता। सहकारिता का मतलब जब केंद्र और राज्य मिलकर चलते होते हैं, इसे क्या कहेंगे हम, सहकारिता। यानी कि ये कोऑपरेटिव तरीके से काम करते हैं केंद्र और राज्य, तो ये होते हैं संघ की जो ये अवधारणा हो जाती है, सहकारिता संघ की अवधारणा होती है। यहाँ केंद्र राज्य मिलके चलते हैं। लेकिन एकात्मक संघ, जहां पर जब केंद्र देखता है कि राज्य अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो उस टाइम पर केंद्र क्या है, शक्तिशाली हो जाता है। फिर राजकोषीय संघ, इसको एक छोटा सा एक उदाहरण से आप समझिए। जैसे एक बच्चा होता है, बहुत छोटा होता है, पिता उसे बहुत प्यार करता है, उसको स्कूल छोड़ के आता है, कंधे पे भी बिठा लेता है, इवन कई बार वो ऐसे मुंह पे मार भी देता है, लेकिन उसकी बात का ज्यादा पर बुरा नहीं मान रहे, क्योंकि पूर्णतः डिपेंड है अपने पिता के ऊपर और पिता उसे प्यार में ऐसे कर रहा है। तो कोऑपरेटिव जो हमारा ये जो फेडरेशन होता है, इसमें क्या होता है, केंद्र और राज्य आपस में बिल्कुल मिलकर मित्रवत तरीके से चलते हुए चले जाते हैं। ये हुआ सहकारिता। जब एकात्मकता की बात होती है, अब वही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 9th क्लास में आ जाता है, शाम को लेट आता है कहीं से बाहर से खेलकर, तो वो क्या कहता है, पिता कहता है उसकी माँ से कि जरा पूछना कहाँ से आए हैं। तो अब वो माँ पूछती है बेटे कहाँ से आए, तो वो कनखियों को ऐसे पलट के देख लेता है। तो अब पिता क्या सोचता है कि अब इसके ऊपर नियंत्रण की जरूरत है, अर्थात एकात्मकता के गुण अब हमें अपने अंदर, हमने एकात्मकता के लक्षणों का प्रयोग करना पड़ेगा, अर्थात इसके ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा। तो उसी टाइम वो क्या हो जाता है, एकात्मक केस में हो जाता है। और फिर राजकोष, जो फिस्कल जो फेडरेशन होता है, फिस्कल में क्या होता है कि जब राज्य अपने संसाधन जुटाने में सक्षम हो जाते हैं तो उसे कहते हैं राजकोषीय संघ। तो राजकोषीय संघ में जैसे वो बच्चा बड़ा तो हो ही गया है, तो अब पिता क्या कहते हैं कि देखो बेटा मेरे पास इतना पैसा नहीं है, अब आप अपनी पढ़ाई भी करिए और थोड़ा सा अर्निंग की तरफ भी, कमाई की तरफ भी सोचिए। बेटा कहता कैसे पिताजी, मेरे पास कोई पैसा ही नहीं है, मैं क्या कर सकूं। कहता नहीं बेटा, मैं साहूकार से आपको पैसा दिलवा दूंगा, क्योंकि राज्य कहीं बाहरी एजेंसियों से पैसा नहीं ले सकते, दिलवाने का काम कौन करेगा, केंद्र ही करेगा। इसी प्रकार से वो जो बच्चा होता है वो अपने पापा को जब बोलते मेरे पास संसाधन नहीं है, पापा कहते कोई बात नहीं है, मैं तो ऋण दिलवा देता हूँ, वो ऋण दिलवाता है। अब ऋण जब लेगा साहूकार से, तो साहूकार तो नोक करेगा ना आके कि भाई मेरा पैसा डूब जाएगा, आप जरा अपना पढ़िए और कुछ करिए, तो मेरा पैसा लौटाना भी है, तो वो तो सशर्त आपको पैसा दे रहा है। तो उस वक्त उस बच्चे को वो प्यार और दुलार पिता का याद आता है, वो उदारता याद आती है जब उसकी बातों को उसने नजरअंदाज किया। ठीक इसी प्रकार से जब राज्य केंद्र की बातों को अनदेखा करते हैं, अनसुनी करते हैं, तो केंद्र क्या करता है, केंद्र में कहता है कि अब आप अपने संसाधन जुटाने के लिए तैयार हो जाइए और ऋण हम आपको इंटरनेशनल जितने कोई भी एजेंसी जहां से भी आप लोगे, हम उसमें, क्योंकि मध्यस्थता केंद्र करेगा, और अगर वो अगर एजेंसी जो आती है बाहर की, वो आपको जो ऋण देती हैं वो जो देंगी तो वो मूल्यांकन के आधार पर उसे बढ़ाती हैं। अगर मूल्यांकन में रेगुलेशन में बात उनके प्रॉपर काम आपने नहीं किया, अच्छा निष्पादन नहीं किया, तो फिर ऋण नहीं देंगे, लौटाएंगे नहीं, तो एक बार तो केंद्र दे ही देगा, बाकी दूसरी बार ऋण नहीं मिलेगा। तो जो मार्केट में जब अपने आप अच्छे से उन एजेंसियों के साथ तालमेल करते हुए उनके अनुसार जो परफॉर्मेंस है वो देते हैं राज्य, तो उन राज्यों में ज्यादा से ज्यादा निवेश होता है। तो इसे कहते हैं राजकोषीय संघ की। अब राज्य की निर्भरता
केंद्र पर राज्यों की निर्भरता केंद्र के ऊपर कम हो जाती है। अब वो बजट जो केंद्र को ही बनाना पड़ेगा, अब ये अपने संसाधन खुद जुटाने लगते हैं, तो इसे कहते हैं राजकोषीय संघ। और उदारीकरण 90 के बाद, जो 1990 के बाद उदारीकरण हुआ, तो उदारीकरण में जो प्रोसिस्को लाइसेंस राज, इंस्पेक्टर राज, ये सब खत्म कर दिया गया। बाहर की जो एजेंसियां हैं, बाहर के जो देश हैं, एफडीआई भी आ रहा है, अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस वक्त केंद्र राज्यों को कहता है कि भाई अब इनको लॉ एंड ऑर्डर, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ जैसी अच्छी आप प्रोवाइड करा दोगे, वो वैसा ही इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ करेंगे। तो अब राज्य अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं राजकोषीय संघ। तो इस प्रकार से ये हमारे भिन्न स्वरूप होते हैं। सहकारिता संघ, जहाँ केंद्र राज्य मिलकर चल रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पर राज्य लाइन ऑर्डर नहीं चलाते, सही से नहीं चलते, पैसा जब भी फंडिंग वापस करने का मामला आया तो राज्यों ने उसी वक्त प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, जनता के सामने कहना शुरू कर दिया कि देखो देखो हमसे पैसा वापस मांग रहे हैं। तो अब उन्हें भी तो इलेक्शन लड़ने के लिए आना है, तो उन्हें भी तो जनाधार चाहिए, मैंडेट उन्हें भी चाहिए। तो इस प्रकार केंद्र ने फिर ये राजकोषीय अवधारणा 90 के बाद अब जो चल रही है, हमारे यहाँ राजकोषीय संघ की अवधारणा काम कर रही है। ऐसी क्वेश्चन अगर बनता है कि भारतीय संघ कल, आज और कल, यानी कल क्या था, भारतीय राजकोषीय संबंधों का जो इनका संघीय संबंधों का जो स्वरूप था वो कैसा था, आज कैसा है और कल क्या था, कल क्या क्या चुनौतियां और ज्यादा हैं भारत में, जो केंद्र और राज्यों के जो संबंध है, रिलेशंस हैं, उनके बीच में किस तरीके की। आज कोविड-19 के बारे में भी हम देखते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच का क्या ये संबंध, वास्तव में वो संघीय संबंध उस तरीके से चल रहा है, नहीं। अगर ऐसा होता तो आज कोविड-19 की जो समस्या है, ये इस तरीके से जो हम ये देखते हैं कि एकदम से गवर्नमेंट इसमें विफल हो जाती, राज्य सूची का विषय ये होता है, ये जो होता है, तो क्योंकि लेकिन इसमें केंद्र की भी इसमें, क्योंकि एक बहुत ही आकस्मिक परिस्थिति है, तो केंद्र भी अपनी भूमिका इसमें निभाए, ऐसी संघीय संबंधों में अपेक्षा की जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो इसकी फाइनली जो अंतिम रूप से जो प्रभावित होती है, तो इससे जनता होती है। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी कहा गया, हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग हैं, तो प्राथमिकता हमको मिलनी थी, जनता को मिलनी थी। ऐसा नहीं हो पाता तो संघीय संबंध विवादित हो जाते हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक था। फिर इसके बाद जो कल होगा, वो अगला जो भारतीय संघीय व्यवस्था में स्वायत्तता, ये हम शुरू करेंगे। धन्यवाद।